Hello everyone, this is Tamanna and in this lecture we will study about complex analysis. So हम इस लेक्चर में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है एंड अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट मीन्स लाइक जेस्ट IIT जैम टिफर ऑल्सो एंड जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो बिल्कुल ओरिजिन से करेंगे। मीन्स हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनकी कैसे फॉर्मेशन हुई। सो लेट्स सी। पहले तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो क्या होते हैं। अब इस वर्ड में देखो, कॉम्प्लेक्स प्लस में नंबर, स्टार्टिंग कहाँ से होगी? नंबर से। वी आर फैमिलियर विद नंबर्स एंड नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेसिकली ये दो टाइप होती है नंबर्स की। सो रियल जो नंबर्स हैं उनसे तो हम फैमिलियर हैं, मीन्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मीन्स इस टाइप से। बट हमें स्टडी करना है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अब एक बार मैं आपको एक इक्वेशन दिखाती हूँ, दैट इज़ x² + 1 = 0। अगर मुझे इस इक्वेशन के बारे में जानना है, दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो x की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी? √-1 एंड प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम स्केयर करते हैं किसी भी टर्म्स का, सो वहाँ पर हमें दो वैल्यूज़ मिलती हैं प्लस माइनस की टर्म्स में। अब यहाँ पर ये जो वर्ड आया है, एक न्यू नंबर हम बोल सकते हैं √-1। यहाँ पर हमें नहीं पता कि इसका क्या यूज़ है। जब बिल्कुल स्टार्टिंग थी ना, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर को हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअल में क्या है। सो हमने यहाँ पर ये जो न्यू नंबर हमारे पास आया है इसको एक न्यू मीन्स इमेजिनेशन से एक न्यू रिप्रेजेंटेशन दे दी, और वो रिप्रेजेंटेशन क्या थी? दैट वाज आयोटा। एंड आप बोल सकते हैं कि ये जो इमेजिनेशन थी, इमेजिनेशन का मीन्स दिस फर्स्ट वर्ड इज़ दिस, ओके, मीन्स ओनली आई कैन से फॉर अंडरस्टैंडिंग। एंड लेट्स सी किसका रोल इसमें सबसे ज़्यादा रहा था। पहले तो जी कार्डिनो ये सर थे, इन्होंने अपना रोल प्ले किया था अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। इन्होंने स्टार्टिंग की थी, बट इनकी जो मीन्स थ्योरी थी वो इतना इफ़ेक्टिवली पब्लिश नहीं हो पाई थी। सो उसके बाद जो गोस हैं हम उनको तो अच्छे से जानते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हैं, गोस लो। वो अपने टाइम के मीन्स बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे एंड फिजिसिस्ट ऑल्सो। सो गोस सर थे, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और उन्हीं की वजह से हम आज कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझ पा रहे हैं, उनका यूज़ कर पा रहे हैं। और यहाँ पर आप एक बात ध्यान देने वाली है, वो क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ना, मीन्स ये आयोटा, हम इसको यूज़ तो करते हैं लेकिन आज तक ये एक प्रॉब्लम ही बनी हुई है। मीन्स प्रॉब्लम इन द सेंस मीन्स हम इसको आज भी समझ नहीं पाए हैं। लाइक जैसे रियल नंबर्स हैं, हम उनको कैसे समझते हैं? सपोज़ करो आपके पास 1 पेन है, 2 पेन्स हैं, हम इनको काउंटिंग करके समझते हैं। एक्चुअल में हमें पता है कि एक पेन होने का मतलब क्या है, 10 रुपीज़ होने का मतलब क्या है, मीन्स दिस इज़ काउंटिंग, ओके। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 1 आयोटा आपके पास रुपीज़ है या फिर 1 आयोटा एप्पल है, सो ये जो चीज़ें हैं ना, हम इनको आज तक समझ नहीं पाए हैं कि एक्चुअल में ये क्या हैं, ओके। बट
हम इनका यूज़ कर पा रहे हैं। और जो इलेक्ट्रोस्टैट्स है मीन्स क्वांटम है, और इन सभी में जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो गोस सर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उन्हीं की वजह से कर पा रहे हैं। एंड सी आगे हम क्या करेंगे। अब देखो जो गोस सर थे उन्होंने किस वे में सोचा। हमें इस रिलेशन का पता है, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी एंड मल्टीप्लाई में ए माइनस बी। हमें इसका पता है, बट हमें इसका नहीं पता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से इसे प्रोसीड किया। अब उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर किसी तरीके से माइनस साइन ले आऊँ, सो हम इसको यूज़ कर सकते हैं ना, इसी वाले फॉर्मूले से इसको फिर ऐसे एक्सपेंड कर देंगे। सो वो कैसे किया फिर, ए स्क्वायर माइनस ऑफ अगेन माइनस एंड बी स्क्वायर। मैं इसको ओपन करके लिख सकती हूँ ना। एंड देखो यहाँ पर जो आयोटा है मीन्स ये हमने एक रिप्रेजेंटेशन दी है किसकी, √-1 की। अब अगर मैं और वैल्यूज़ को फाइंड करूँ आयोटा के लिए, सो वो कैसे फाइंड कर सकती हूँ। सी दीज आर सम स्टैंडर्ड वैल्यूज़, हमें याद रखना होगा। और ये जो वैल्यू है वो आई कैसे है, मीन्स इनिशियली हमने किस तरीके से सोचा था। सो देखो आयोटा किसके इक्वल है, √-1। आयोटा इंटू आयोटा मीन्स आयोटा स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू -1। मीन्स हम आयोटा स्क्वायर को किसके इक्वल लिख सकते हैं, -1 के। अब यहाँ पर जो ये साइन है -b के साथ, ओके। सो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ यूज़ करूँ, सो आ जाएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स आयोटा की टर्म्स में। सो देखो ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, बिकॉज -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर एंड हियर विल बी बी स्क्वायर। अब ये रिलेशन सेम इसी तरीके से बन गया। अब देखो हमने यहाँ पर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ प्रोसीड करें, मीन्स बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया था। एंड इस रिलेशन को अब मैं कैसे लिख सकती हूँ, इट विल बी लाइक दैट ए प्लस बी, और यहाँ पर जो बी है वो क्या है, आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी एंड इनटू में हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी। सो आपने देखा कि हम आयोटा का कैसे यूज़ कर पा रहे हैं इस तरीके के रिलेशंस में जहाँ पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड यहाँ से कंसेप्ट आता है हमारे पास किसका, जेड का। एंड जेड इज़ व्हाट, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो जेड है उसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगी, एक्स प्लस में आयोटा वाई। अब यहाँ पर जो एक्स और वाई हैं वो क्या हैं, हम सिंपली कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं। सपोज दिस इज़ एनी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन फॉर रियल नंबर्स, ओके। सो अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में बात करनी है, सो हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, दिस इज़ आर वेक्टर and this is the direction of theta and this is any point that is xy, but we have to talk about the complex number z and z में दोनों टर्म्स हैं that is x and y। so मैं इसको और कैसे मॉडिफाई कर सकती हूँ, see here x is what, this is x cos theta and y is what, this is एक्स साइन थीटा, ओके। सो अगर मैं वैल्यूज़ को पुट कर दूँ, हियर विल बी आर नॉट एक्स बिकॉज इट शुड बी दिस एंड दिस इज़ आर, ओके। एंड लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज़, आर कॉस थीटा प्लस में आयोटा एंड वाई इज़ आर साइन थीटा। और यहाँ से मैं आर को कॉमन ले सकती हूँ,
then it will be cos theta plus में iota sin theta. This is what? This is the value of z. See how we are working in complex numbers. बेसिकली हमने यहाँ पर किया क्या है, सिर्फ रिप्रेजेंट ही किया है. और किसको किया है? दिस z. क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के सिस्टम में एक्स वाई को तो रिप्रेजेंटेशन हमें अच्छे से करना आता है. एंड बट इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये जो वर्क किया था ना, और ये किया था सर आर्जेंट ने, ARGEND. दैट्स वाई वी कॉल इट आर्जेंट प्लेन. क्योंकि जब इनिशियली चीज़ें सर्च हो रही थी अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सो उस टाइम पर ये इन्होंने वर्क किया था कि जिस तरीके से हम x और y को पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से z को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और वो कैसे रिप्रेजेंट किया है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. जो उनका कंट्रीब्यूशन था ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, वो एक्चुअल में बहुत बड़ा था. और बिल्कुल इनिशियली वर्क करना इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर वो एप्रिशिएबल मीन्स बहुत एप्रिशिएबल था. क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम क्वांटम मैकेनिक्स और जो बाकी ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, उनमें कैलकुलेशन कर पा रहे थे. अगर सर आर्जेंट ना होते तो आज हम वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाते. हमारे सामने इक्वेशंस तो होती, बट मेथड्स ना होने की वजह से हम उनको यूज़ नहीं कर पाते. और आप ये भी ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन पर रिप्रेजेंट करने से ही कितना चेंज हो गया. मीन्स आयोटा को हर तरीके से हम लिख पा रहे हैं, जो रियल नंबर्स की टर्म में और कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म्स में हर तरीके से हम कंपेयर कर पा रहे हैं. नाउ इन दिस रिप्रेजेंटेशन what we have to consider, let's draw another diagram. This is x-axis, but in terms of complex numbers I will call it real axis. And y is what? This is the imaginary axis. Okay, and this is what? This is r, and this is theta, but its direction should be this. And what it will be? This is r sin theta, and this is r cos theta. This is about the representation in terms of complex numbers. And now according to this representation, what is theta? Theta is, this is theta, that is always in the anti-clockwise direction. Theta is what? This is argument. And what is r? दिस इज़ द मॉडुलस. सो जो आर्ग्यूमेंट है उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? सपोज़ करो अगर इस पॉइंट P के लिए थीटा की ये वैल्यू है, बट व्हाट इफ़ आई प्लस माइनस द वैल्यू ऑफ 2n पाई इन द थीटा वैल्यू. सो व्हाट आई विल गेट? आई विल अगेन एंड अगेन गेट द पॉइंट P, बिकॉज जो थीटा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होकर अगेन पॉइंट P पर ही आ जाएगा. सो थीटा की वैल्यू कैसे हो सकती है? मीन्स थीटा की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, और वो किसके लिए? जब हम थीटा को प्लस माइनस 2n पाई कर देंगे, क्योंकि वैल्यूज़ तो सेम ही हो जाएंगी, और 2n पाई को प्लस माइनस करने से हम सेम ही पॉइंट पर आ जाएंगे. सो जो आर्ग्यूमेंट थीटा है यहाँ पर, उसको एक यूनिक वैल्यू से रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया? हम एक जनरल रिलेशन लिख रहे हैं. दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट z and it is equal to argument. This is the principal argument. So argument z plus minus of 2n pi, and this argument is what? This is the जनरल आर्ग्यूमेंट. क्योंकि ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें एक यूनिक वैल्यू की ज़रूरत थी. किसको डिफ़ाइन करने के लिए? थीटा को डिफ़ाइन करने के लिए. सो दैट जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एंड प्लस माइनस ऑफ 2n पाई. बट रिमेंबर द वन थिंग,
here the value of principal argument will be unique. No, जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है उसकी बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी, बट द वैल्यूज़ ऑफ जनरल आर्ग्यूमेंट विल बी यूनिक. दैट्स वाई वी नीड टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जनरल आर्ग्यूमेंट. एंड द वैल्यू ऑफ n विल बी, दिस इज़ लाइक +-1 +-2 एंड अप टू सो ऑन. एंड ये जो मैंने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए लिखी है, मीन्स ये रिप्रेजेंटेशन दी है, यहाँ पर जानबूझकर ही ए की जो ए है उसको कैपिटल लिखा है, क्योंकि हम इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं. एंड जो हमें ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है उसकी डोमेन क्या होगी, मीन्स उसकी जो रेंज होगी इट विल बी -π to +π. एंड किसके मीन्स साइड में होगी, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट z. एंड दैट आर्ग्यूमेंट इज़ व्हाट, दिस इज़ द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. मीन्स अगर हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, सो मान लो इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो आप, इफ़ पॉइंट इज़ समवेयर हियर बट एट दिस लाइन दिस इज़ फॉर्मिंग 180 डिग्री. ओके, अगर हमें इस पॉइंट के लिए आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो चॉइस हैं, या तो हम यूँ घूम कर आ जाएं, बट व्हाट अबाउट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, दिस इज़ फ्रॉम -π to +π. अगर हम इस तरीके से घूम के आते हैं तो ये वाली डोमेन तो मीन्स हम इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे ना, ये टूट रही है यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग. तो बट इस केस में हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में ना जाकर हम इस डायरेक्शन में आ जाएंगे. एंड द पॉइंट विल बी 90 प्लस समथिंग, आई कैन से इट विल बी थीटा. बट इस कंडीशन में क्या होगा, ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा. अब यहाँ पर आप जो z है, z मीन्स z = x + i/y. आप इसको किस एनालॉजी से समझ सकते हो, सपोज दिस इज़ द x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस. अब आप क्या बोलते हो, अगर कोई भी वैल्यू x एक्सिस पर है तो आप बोलते हो कि जो y की वैल्यूज़ हैं वो सभी 0 हैं. कहाँ पर, x की एक्सिस पर. एंड सिमिलरली आप बोलते हो y एक्सिस पर x की सभी वैल्यूज़ 0 हैं. बट आप ये कभी नहीं बोलोगे कि जो x = 2 है वो y के इक्वल है. ओके, एंड सिमिलर तरीके से आप यहाँ पर और क्या बोल सकते हो, सपोज दिस इज़ 2i कैप एंड दिस इज़ एनी वैल्यू 3j कैप, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट y, दैट इज़ j यूनिट वेक्टर होगा. सो आप इसको कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे, जो 2i है आप उसको 2j बना दो. मीन्स x एक्सिस पर जो वैल्यू है आप उसको j में कभी चेंज नहीं कर सकते, और y एक्सिस पर जो j वाली वैल्यू है उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते i में. सो इसी तरीके से रिलेशन है z के लिए. और यहाँ पर हम किस बारे में बात कर रहे हैं, इमेजनरी एंड दिस इमेजनरी एंड रियल पार्ट के लिए. आप यहाँ पर भी ऐसे ही बोल सकते हो, जो z में x है ये कौन सा पार्ट है, दिस इज़ द रियल पार्ट एंड y इज़ व्हाट, दिस इज़ इमेजनरी पार्ट. सो आप इसी एनालॉजी से बोल सकते हो कि जो रियल पार्ट होगा उसको हम कभी भी इमेजनरी में चेंज नहीं कर सकते, एंड इमेजनरी को कभी भी रियल में चेंज नहीं कर सकते. एंड जैसे यहाँ पर जो आयोटा के लिए हम बात करते हैं ना, हम इसको कभी यूँ नहीं बोलेंगे, जैसे y एक्सिस पर कोई वैल्यू है 3 आयोटा, आप मान लो जो 3 आयोटा है, अगर आपसे ये बोला जाए कि व्हाट इज़ द इमेजनरी पार्ट ऑफ y, ओके, सो आप क्या बोलोगे, दैट दिस इज़ 3. आप इसको 3 आयोटा नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर y की वैल्यू हमें पूछी जाए तो हम क्या बोलेंगे, मीन्स अगर मैं कार्टेशियन के लिए बोलूँ, सो y की वैल्यू क्या बोलोगे, सपोज इट इज़ एनी वैल्यू 3 रैंडमली. सो आप इसको कभी भी 3j नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको पहले ही बोल दिया गया है कि y एक्सिस पर वैल्यू बताओ.
दैट्स वाई यू विल नॉट यूज़ देयर j यूनिट वेक्टर। एंड सिमिलर एनालॉजी से हम यहाँ भी यूज़ करेंगे कि यहाँ पर हम आई आयोटा को यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमें स्पेशली ये बोल दिया जाए कि आप इमेजनरी पार्ट बताओ, दैट इज़ दिस पार्ट, ओके। और अगर रियल पार्ट के लिए बोला जाए तो आप यहाँ भी ये नहीं बोलोगे कि दिस इज़ समथिंग इन आई कैप डायरेक्शन और एवरीथिंग, कुछ भी आप बोल सकते हो। सो आप सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सिर्फ उसी का यूज़ करोगे, ओके। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज 2 + 3 आयोटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो जो x होगा वो तो हो जाएगा 2 मीन्स समवेयर हियर, एंड 3 क्या हो जाएगा, वो कहीं यहाँ पर लाई करेगा। सपोज दिस इज़ द पॉइंट फॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। सो अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जाए कि रियल पार्ट क्या है, सो आप क्या बोलोगे, दिस इज़ 2 एंड व्हाट विल बी द इमेजनरी पार्ट, दिस इज़ 3। एंड रिमेंबर यू विल नॉट कॉल इट 3 आयोटा। आपसे अगर इमेजनरी पार्ट बोला जाए तो आप 3 आयोटा नहीं बोलोगे। ऑल दीज आर कन्वेंशनल थिंग्स। अब अगर आप मान लो z = 3 आयोटा है तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, मीन्स रियल पार्ट क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा क्योंकि हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं। एंड सिमिलर तरीके से अगर इमेजनरी पार्ट पूछे हमसे, मीन्स इमेजनरी पार्ट ही 0 हो जाए तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज़ 2। दैट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, मीन्स जैसे हम रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं ना, उन रियल नंबर्स के लिए हम क्या बोल सकते हैं, मीन्स ऑल इमेजनरी पार्ट इज़ 0 फॉर ऑल रियल नंबर्स। एंड सी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ mod z। mod z को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज़ x² प्लस में y²। और अगर इस एग्जांपल की ही बात की जाए सो x क्या है, दिस इज़ 2 एंड स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। एंड सिमिलरली जो 3 है मीन्स y, सो इसका स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा। एंड फाइनली क्या आंसर मिलेगा, इट विल बी 13। वैसे तो मुझे पहले बतानी चाहिए थी, कुछ वैल्यूज़ हैं आप उनको राइट डाउन कर लो। और वो क्या है, जैसे जो x है दैट इज़ r cos थीटा एंड y इज़ व्हाट, दिस इज़ r sin थीटा एंड r this r, and it is equal to, because we are talking about the polar coordinates, so सर्कल के लिए हम लिखते हैं ना, so x² प्लस में y²। एंड क्या रह गया अब, थीटा को हम कैसे फाइंड करते हैं, दैट मीन्स हियर आई कैन से द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, दिस इज़ इक्वल टू tan इनवर्स y/x। ये जो वैल्यूज़ हैं वैसे तो ये हाई स्कूल से हैं, जब आपने +1 2 में स्टडी किया होगा वहीं से हैं। नाउ लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल। सपोज z इज़ इक्वल टू 1 + आयोटा। अगर हमें इसके लिए मोड ऑफ z फाइंड करना हो सो क्या करेंगे, और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना हो, आर्ग्यूमेंट मीन्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, सो तब हम क्या करेंगे, एंड जनरल आर्ग्यूमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सो सी जो mod z है उसको हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला। एंड इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू √2 बिकॉज x इज़ 1 एंड y इज़ ऑल्सो 1, सो 1 + 1 2 एंड अंडर द रूट। एंड जो आर्ग्यूमेंट है मीन्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो एग्जांपल लिया है इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, सी दिस प्लेन। अब ये जो पॉइंट है 1 1 है मीन्स यहाँ पर होगा, और जो एंगल बनाएगा ये x मीन्स रियल एक्सिस के साथ वो क्या हो जाएगा, थीटा, एंड थीटा इज़ व्हाट 45 डिग्री, ओके। एंड दिस इज़ एनी पॉइंट P अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। सो जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या है, दिस इज़ थीटा एंड इट इज़ व्हाट, दिस इज़ 45 डिग्री।
यहाँ पर हमारे पास इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, π/4, दिस इज़ द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। एंड व्हाट विल बी द जनरल आर्ग्यूमेंट। जनरल आर्ग्यूमेंट के लिए भी फॉर्मूला बताया था, वेयर दिस इज़ वेयर दिस, ये वाला फॉर्मूला था, दिस इज प्रिंसिपल एंड प्लस माइनस ऑफ 2n पाई। सो राइट डाउन देयर दिस वैल्यू, आई विल गेट π/4 प्लस माइनस ऑफ 2n पाई। So I have calculated all the things what I have told you in the above discussion. Okay, now see the representation for another example. Z is equal to -1 माइनस आयोटा। सो अगर मैं इसे प्लेन पर रिप्रेजेंट करूँ, सो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट बिकॉज x एंड y आर नेगेटिव। सो इफ़ आई जॉइन लाइक दैट, सो अब यहाँ पर देखो जो आर्ग्यूमेंट है मैं उसको कैसे फाइंड करूँगी। अगर मैं इस डायरेक्शन में राउंड करके आती हूँ, सो 180 डिग्री तो क्रॉस हो रहा है ना। सो और रेंज क्या थी आर्ग्यूमेंट के लिए, वो -π से +π। सो दिस मेथड इज़ रॉन्ग। सो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इट विल बी 90 प्लस में थीटा एंड थीटा इज़ व्हाट, दिस इज़ 45 डिग्री। दैट मीन्स इट विल बी समथिंग लेस देन 180 डिग्री एंड इट इज़ इक्वल टू 135 डिग्री बिकॉज ये जो एंगल बनेगा ना ये 45 डिग्री का है। नाउ व्हाट इफ़ आई राइट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फॉर दिस केस। सी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए हम कैपिटल ए लिखते हैं। सो 3π/4 हो जाएगा बिकॉज 90 प्लस 45 की वजह से। बट रिमेंबर हियर द डायरेक्शन इज़ क्लॉकवाइज, इट इज़ अपोजिट टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना। So here will be negative sign is also included because the direction is opposite. And the general argument for this question, this is your homework, you will tell me in the comment section and you have to use this method. जैसे हमने इसमें फाइंड किया था सेम मेथड हो जाएगा। and let's proceed. Now let us discuss the properties of a complex number and that is z. So how to add, how to subtract, multiply and how to divide. So to understand these properties, let us assume two complex number, that is z1 is what, 3 plus 2 iota, and what is z2 here, 1 plus iota. These are random values for complex numbers, that is z1 and z2. So how to add, z1 plus z2 will be equal to 4 plus 3 iota बिकॉज हम इन दोनों को तो और मर्ज नहीं कर सकते, रियल को रियल से ऐड किया एंड इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से ऐड किया। एंड सिमिलरली फॉर z1 माइनस z2 मीन्स सब्ट्रैक्शन के केस में इट विल बी 2 प्लस आयोटा। एंड what about the multiplication, that is z1 dot z2, it will be equal to see 3 plus 3 iota प्लस में 2 आयोटा माइनस ऑफ 2 बिकॉज जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है वही वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। ओके, एंड जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा इट विल बी 1 प्लस में 5 आयोटा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एंड सिमिलरली फॉर z1 बाय z2 मीन्स डिवीज़न को हम कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। सी 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा। अगर इस टाइप से हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू दे रखी हो तो हम इसको हमेशा रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का मीन है जो नीचे वाली टर्म है उसको हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, लाइक दैट 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा। अब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हमें क्या रिजल्ट मिलेगा फर्दर, इन द डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 1 एंड प्लस में 1 बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज व्हाट -1। सो इस केस में आ जाएगा जो डिवाइड में 2 आएगा। ओके, एंड जो ऊपर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे
सो ऊपर वाली टर्म के साथ हम क्या कर सकते हैं, 3 + 2 आयोटा एंड दिस इज़ 1 माइनस आयोटा। ओके, एंड फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 5/2 माइनस ऑफ आयोटा बाय 2। देखो इस वाली टर्म के साथ कैसे क्या है, 1 × 1 इट इज़ 1 and 1 iota, and similarly for iota and iota square, this is in case of multiplication. Okay, so the final result is this. I hope you have understand all the properties, how to add, subtract, multiply and divide the complex numbers. And if we have asked that what is the real part and imaginary part, so in this case this part is what, this is the real part, that is 5/2, and what is the imaginary part, this is -1/2. अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में बिल्कुल वेक्टर्स वाली ही एनालॉजी यूज़ करोगे सो बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम किसके बारे में बात करते हैं, रियल, दिस इज़ रियल एक्सिस एंड दिस इज़ इमेजनरी। इस केस में जो वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं, लाइक दिस इज़ थीटा एंड दिस इज़ आर। ओके, हम यहाँ पर भी क्या बोलेंगे कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये ऑर्थोगोनल हैं, दैट मीन्स थीटा एंड आर। Let's see another diagram how to use vector analogy in case of complex number. Suppose this is any complex number z1, this is z1 and this is z2, आप उल्टा मान लो, this is z1 and this is z2 and this is any other vector like that, this z2 is this. Okay, without changing the direction of it I can write here this is z2, but when I join like that what I will get, this is what, this is z1 प्लस में z2। अब ये जो है आपको पता होगा कि ये कौन सा लॉ है, दैट इज़ पैरेललोग्राम लॉ, एंड टू फाइंड दीज वैल्यूज़ वी यूज़ दिस लॉ, बिकॉज जो वेक्टर फॉर्मेशन है हम उसमें तो इजीली कर लेते हैं ना इस लॉ का यूज़ करके। सो सिमिलरली वी कैन यूज़ दिस लॉ हियर एज वी यूज़ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, or we can say the real numbers. And now we have discussed what we have to do in today's lecture. So in tomorrow's lecture what we will read, we will see that how the complex numbers are very why we see the complex numbers in each branch of physics, that is like मैथमेटिकल फिजिक्स में तो हम स्टडी करते ही हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन क्वांटम मैकेनिक्स, इवन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मींस इन एवरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ओके, वहाँ पर हम एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन निकालेंगे जिसकी वजह से हम ये सब कैलकुलेट कर पाए एंड इन ब्रांचेस को और मॉडिफाई कर पाए, मींस अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग और इजी बना पाए। ओके, और अगर वो इक्वेशन ना होती तो हम उन कैलकुलेशंस को ही नहीं कर पाते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट इन टुमारोज लेक्चर।